Hello students, I am Mohammad Sadiqot from Level Up Tutorials. Today we'll be starting with chapter number 1, Chemical Reaction and Equation of Standard 10th. I will be covering 4 topics under the lecture, that is chemical change, reaction, writing chemical reaction and balance chemical reaction. So let us start. Now what do you mean by chemical change? उसे समझने से पहले हम स्टैंडर्ड 9th में थोड़ा रिकैप लेंगे. स्टैंडर्ड 9th में आपने ऐसा चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उसमें 2 तरह के चेंजेस आते हैं, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल चेंज का सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको दूं तो फिजिकल चेंज यानी ऐसा चेंज मैटर्स में जिसमें उसका एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, उसका सिर्फ स्टेट या उसका शेप या साइज में चेंज आता है. दैट इज फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ वुड and if you broke it into pieces, if you break it into pieces, तो स्मॉल पीसेस जो होते हैं वो वुड का एक फॉर्मेशन चेंज है, उसका एक शेप में चेंज है. अगर आप पेपर को श्रेडिंग मशीन में डालोगे, अगर वो श्रेड होके निकलेगा, पीसेस में निकलेगा, वो भी एक टाइप का फॉर्मेशनल चेंज है. यहाँ तक कि अगर आप वाटर को बॉईल करोगे तो वो भी एक तरह का फॉर्मेशन चेंज है, उसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा. नाउ द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हियर इज केमिकल चेंज. व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज? केमिकल चेंज को पढ़ने के लिए हमें उसके इंडिकेटर्स को पढ़ना पड़ेगा. अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, केमिकल चेंज ये सिर्फ 4 वस्तु को देखने से हमें मिल सकता है, उसके इंडिकेटर्स है ये सब. फर्स्ट वन इज ऑर्डर, दैट इज स्मेल. सेकेंड वन इज टेम्परेचर. थर्ड वन इज कलर एंड फोर्थ वन इज स्टेट. ये 4 इंडिकेटर्स को देख कर आप ऐसा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि वेदर देयर इज अ केमिकल चेंज और नॉट. ना सपोज आपने कई बार ऐसा फील किया होगा, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई भी खाद्य पदार्थ, दैट इज इफ यू पुट अप एनी फूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आउटसाइड रेफ्रिजरेटर, अगर आप उसको बासी होने के लिए छोड़ देते हो, अगर फूड को बाहर ही रख देते हो तो उसमें से एक ऑर्डर बैड स्मेल आएगी. क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं. उसके कारण वो जो चीज खाते हैं और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसकी स्मेल होती है. इट इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज. सिमिलरली टेम्परेचर, अगर आप कोई 2 चीज को मिक्स करते हो और उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज. सिमिलरली कलर, अगर आप कोई चीज को मिक्स करते हो और उसके कलर में कोई चेंज आता है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज. और लास्ट वन इज स्टेट, अगर वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है, या फिर वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस हो जाता है, और या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड हो जाता है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ केमिकल चेंज. सो these are the 4 indicators which makes it very much clear that whether there is a chemical change or not. और chemical change से निकल के आता है chemical reaction. Now what is the meaning of this? When 2 or more than 2 substances, that is elements, combine with each other to form a new product, it is known as chemical reaction. chemical reaction में जब आप 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हो, उसको मिक्स करते हो और आपको जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता है उसे हमें केमिकल रिएक्शन कहता है. द रिजल्टेंट प्रोडक्ट हियर मस्ट बी न्यू. न्यू मतलब क्या? न्यू मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए. इट मस्ट नॉट बी सिमिलर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. वो जिस चीज से बने हैं उससे टोटली डिफरेंट होने, वो एक नया ही प्रोडक्ट होना चाहिए. बाय गिविंग यू एन एग्जांपल, दैट इफ यू कंबाइन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस एग्जांपल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स, you get magnesium oxide. Now what is it? What does it say? जब आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिक्स करते हो तो आपको जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड. या मैग्नीशियम ऑक्साइड इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन पुट टुगेदर. इसकी प्रॉपर्टी इस और इससे टोटली डिफरेंट है. ठीक है,
So chemical reaction in precise is nothing but a formation of a new product by its reactant, by its constituent, which is totally different from its reactants, is known as chemical reaction. अब कोई भी ऐसा रिएक्शन ले लो जिसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, कुछ नई चीज उभरती है बाहर, जो उसके कंस्टिट्यूएंट से टोटली डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज उससे डिफरेंट है, एक नया ही कुछ बना हुआ है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. I have written a very much important equation that is very much important regarding the exams. This is nothing but the process of photosynthesis. आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, आपने पढ़ा है पहले स्टैंडर्ड्स में. फोटोसिंथेसिस मतलब एक प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज. नाउ केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, ये जो मैंने लिखा है उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. दिस इज अ केमिकल रिएक्शन एंड द मैनर इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन में हम सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दैट इज उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखेंगे. यहाँ पे ये जो AQ और L है वो कुछ नहीं है, वो उसके स्टेट्स ऑफ मैटर बताता है. दैट इज carbon dioxide is in the form of aqueous solution. What do you mean by aqueous solution? That is which is soluble in water, जो पानी में मिला हुआ है. H2O that is in pure liquid form. ये दोनों क्या है, इसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट. ये तो आपको पता है, ग्रीन पिगमेंट. कोई भी रिएक्शन जब हम लिखते हैं, बीच में यहाँ पे हम कोई भी कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर अथवा कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी जरूरत केमिकल रिएक्शन में पड़ती है, इसको स्पीड अप करने के लिए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो आपको पता है कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसके प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड बनाता है, और सनलाइट उसको चाहिए, इसलिए ताकि वो एक कैटलिस्ट के तरह काम कर सके. कैटलिस्ट मतलब कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी प्रोसेस जो ये पूरे रिएक्शन को स्पीड अप करती है. इट एम्पावर्स, इट पावर्स, धक्का मारती है रिएक्शन को, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट. सनलाइट हियर एक्ट एज अ कैटलिस्ट. इन दोनों चीजों को हमेशा हमें ये एरो है उसके ऊपर या नीचे लिखना है. इस साइड जो हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. इस साइड जो हमें मिला है दैट इज LHS, उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. दैट इज दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स. दिस इज द एरो व्हिच शोज दैट ये दोनों रिएक्ट करेंगे, उसके बाद हमें मिलेगा प्रोडक्ट्स. नाउ यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स मिले, दैट इज फर्स्ट वन इज ग्लूकोज C6H12O6 व्हिच इज इन एक्वियस फॉर्म, जो पानी में मिला हुआ है. उसके बाद हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगा, वो भी पानी में मिला हुआ, और लास्ट में मिलेगा प्योर वाटर. So this is a basic equation, basic formula, basic reaction shows the process of photosynthesis. ये जो भी स्टेट्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कई बार पूछते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये लिखा है. वरना आप इक्वेशन को ऐसे भी विदाउट स्टेट्स ऑफ मैटर भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आस्क किया है कि आपको ये सब लिखना है, स्टेट्स ऑफ मैटर लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा. और ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है. Coming to the last topic for today, that is balancing chemical equation. Now, why there is a need for balancing chemical equation? Because of law of conservation of matter and energy. ये लॉ में यह कहता है कि आप कोई भी क्लोज सिस्टम में जब रिएक्शन करोगे तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास होगा वो टोटल मास सिस्टम का कितना होगा, सेम. वहां पे कोई भी मैटर और एनर्जी का लॉस नहीं होगा. उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी. प्रो Okay, so last topic for today is balancing chemical equation. Now हमें balancing chemical equation को क्यों पढ़ना पड़ेगा? Because
there is a law of conservation of matter and energy which states that कि कोई भी क्लोज सिस्टम में जब आप रिएक्शन करवाते हो तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका टोटल मास सेम रहेगा. सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ वी टेक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, it gives us H2O. Now let us say it is 1 gram. It is 1 gram. Then the reactant here total will be 2 grams. If here it is 3 grams, here total it will be 4 grams. So कहने का अर्थ है कि जब भी आप कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मेजरमेंट करोगे, उसके वेट का मेजरमेंट करोगे तो वो सेम आएगा. इसी तरह ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एनर्जी के लिए भी काम करता है. इसका अर्थ है कि जब भी आप जो भी एनर्जी आपने यहाँ पे यूज की है इसको कंबाइन करने के लिए, उसको डिस्प्लेस करने के लिए, उसको रिएक्ट करवाने के लिए, वो एनर्जी कभी भी लॉस्ट नहीं होगी. वो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा एनर्जी का, बट वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो कभी भी लॉस नहीं होगी. That is nothing but law of conservation of mass and energy, and because of that we need to study about balancing chemical equation. That is why उसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां पे उसका मास सेम है. So in order to make this concept very much clear to you, I have taken a very basic example here. Ferrous plus water gives us ferrous oxide plus hydrogen gas. अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम एक स्टेप फॉलो करेंगे. द फर्स्ट स्टेप हियर इज डिवाइड द सम इन टू पार्ट्स. दैट इज these are reactant and these are products. जो नेक्स्ट पार्ट हमें करना है वो है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उसको इंडिविजुअली यहाँ पे लिख लेना है. दैट इज फेरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. यहाँ पे भी फेरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. अब यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे कितने एटम्स यहाँ पे है. तो के फेरस के 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1. यहाँ पे फेरस के 3, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 4. नाउ यू कैन सी दैट कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों बाजू सेम नहीं है. और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, law of conservation of matter कहता है कि ये पूरे सिस्टम में मास मस्ट बी सेम. जो नहीं है वो हमें करना है. अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है. तो जो भी चीज अनइक्वल है उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे. Now suppose here it is 1, here it is 3. तो आप मुझे बोलेंगे कि सर बहुत इजी है, यहाँ पे 3 लिख दो, हो गया. इसे काट के यहाँ पे 3 लिख दो, हो गया बैलेंस. नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. अगर आप यहाँ पे 3 लिख रहे हो तो केमिकल रिएक्शन के साथ अल्टरेशन कर रहे हो. यू आर इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फेरस डायरेक्टली. ये आपको नहीं करना है. आप उसके प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हो, आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज कर रहे हो. दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट ओके. हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यही चीज सफिक्स में लिखनी है. दैट इज कोएफिशिएंट में. वो कैसे लिखेंगे, हम इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे. इसका मतलब क्या है कि ये फेरस के एक एटम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3. अब आप देख सकते हो ये और ये सेम है. नाउ 2 और 2 वो भी सेम है, तो अभी हम इसको नहीं छुएंगे. अब हम जाएंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास. दैट इज ऑन रिएक्टेंट साइड इट इज 1, हियर इट इज 4. ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है. कैसे इक्वल करेंगे? यस, यू गेस इट करेक्ट. वी विल राइट 4 हियर. सो अभी हो जाएगा 1 into 4 दैट इज 4. ये और ये सेम हो गया. आपने बोला सर सम खत्म हो गया, सब बैलेंस. नहीं हुआ. अगर आप देखो तो मैंने बोला था कि आपने यहाँ पे कोएफिशिएंट में लिखना है.
अगर आपने इस 1 के साथ इस 4 को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा, बेसिक मैथमेटिक्स रूल। सो 1 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आंसर आएगा, 8। नाउ अ प्रॉब्लम अराइज कि सर यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 है, उसको कैसे बैलेंस करेंगे, बहुत ही इजी। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम से आगे क्या लिखना है, 4 2 जा 8, सिंपल मैथ्स, सब बैलेंस हो गए। वी हैव satisfied law of conservation of matter, and because of the satisfaction of law of conservation of matter, our chemical equation is also balanced. So with this topic I would like to end today's lecture. Hope you find this useful. If you like my work, like, share and subscribe. Thank you. Meet you in the next lecture.